अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी दुनिया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया था और उसमें कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैट्रिसेस के मतलब। आज हम बात करने लगे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की और हम साथ में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अब रो मैट्रिक्स को हम डिस्कस करने लगे हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है या किताबी कॉलम कहलाता है। स्टूडेंट्स, कॉलम्स जितने मर्जी हों, उसकी कंडीशन में शामिल है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक किताब होनी चाहिए। कॉलम्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो ये हमारे पास बनेगा a इक्वल टू 1, 2 and 3। आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली करें, लेकिन वो होनी इस तरह की चाहिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं हमारे पास और एक किताब है। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स की जानिब। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक किताब होती है, एक कॉलम होता है। कॉलम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर से नीचे की जानिब होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन उसमें ये कंडीशन नहीं है कि किताबें कितनी हों, सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके लिए सेट करूं तो आप कह सकते हैं a इक्वल टू 1, 2 and 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास किताबें 3 हैं और कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करने लगे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। A matrix A is called rectangular matrix if the number of rows of A is not equal to the number of column of A। कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर ना हो। जैसा कि मैं बात कर लूँ, A बराबर है 1, 2 and 3। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। स्टूडेंट्स, याद रखें कि ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये कैसे? अगर देखें इस डेफिनेशन की जानिब, वो ये कह रहा है कि ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। इसका मतलब है 1 और 3 आपस में बराबर तो नहीं है, ये भी रो मैट्रिक्स होगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो भी 3 हैं, तो लिहाजा ये भी हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, जैसे कि मैंने एग्जांपल ऊपर वाली ही दी है, तो ये भी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो कह रहा है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स if its number of rows is equal to the number of columns। अगर number of rows और number of columns आपस में बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसकी अगर मैं एग्जांपल आप लोगों को दे सकता हूँ, लेट कर लेते हैं A हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3 and 4। अब यहाँ पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज वो भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन हमारे इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम बात करें नल और जीरो मैट्रिक्स। वो कह रहा है नल और जीरो, याद रखें ये एक ही है। नल मैट्रिक्स भी वही होता है और जीरो मैट्रिक्स भी वही होता है। कह रहा है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। मतलब क्या है कि
कि इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं, जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। और एक बात स्टूडेंट्स, इसको हमेशा O से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को, रेक्टेंगुलर को, या फिर रो को और कॉलम्स को किसी भी ABC के वर्ड से आप डिनोट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह नल को सिर्फ और सिर्फ O से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी की सारी एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने लगे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं या रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो इस तरह से मैट्रिक्स हासिल होगा उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको इफ A इज अ मैट्रिक्स, अगर इसका नाम A है, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय, इसको A के ऊपर एक छोटा सा T लिखा जाता है जिससे हम जाहिर करते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों के लिए सेट करूं तो आप देख सकते हैं, अगर A इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं, देख सकते हैं यहाँ पे A है और इसके ऊपर मैंने छोटा सा T लिखा है। इस T का मतलब है कि ट्रांसपोज ले रहे हैं हम किसका? A का। तो दो कंडीशंस हैं आपके पास, उनमें से किसी एक को आपने फॉलो करना है। या तो आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें। तो मैं क्या करने लगा हूँ? रो को कॉलम में चेंज करने लगा हूँ। 1 और 2, ये एक रो थी, इसको मैं अगर कॉलम में लिखूँ तो ये आएगा 1 एंड 2। आप देख सकते हैं पहले ये लेफ्ट टू राइट थी या फिर राइट टू लेफ्ट हो सकती थी। अब मैंने इसको अप टू डाउन लिखा है या डाउन टू अप भी हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास 3 एंड 4, ये भी हमारे पास एक रो है, इसको अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है हमारे इस चैप्टर में, लिहाजा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करने लगे हैं नेगेटिव मैट्रिक्स की। वो कह रहा है लेट A बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस A। हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स हो A और उसका माइनस लेना हो तो उसे माइनस A से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज ऑब्टेन्ड बाय द चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ A। कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है, फर्स्ट कर लें, आपके पास है कोई एक मैट्रिक्स है A, 1 2 -3 एंड 4। ये स्टूडेंट्स याद रखें, ये -A मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये इसका हिस्सा नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब A का अगर मुझे नेगेटिव लेना हो तो वो किस तरह से होगा? -A, और -A का अगर नेगेटिव लेना पड़ जाए तो याद रखिएगा +A हो जाएगा। साइन चेंज होते हैं बस। इसके बाद इसकी तमाम एंट्रीज के मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब ये +1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और ये भी +2 है, ये -2 हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आएगी मैंने -3 क्यों लिखा था। ये -3 है, ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तमाम एंट्रीज जो माइनस की हैं वो प्लस में हो जाएंगी और जो प्लस की हैं वो माइनस में हो जाएंगी। सो ये आ जाएगा +3 और ये आ जाएगा -4। इसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जानिब। वो कह रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखें इसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हम रो मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं लिख सकते या कॉलम मैट्रिक्स नहीं लिख सकते, बिकॉज वो सारे रेक्टेंगुलर होते हैं। इसमें हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास स्क्वायर होगा। वगैरह अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मतलब हमारे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो वही बन जाए। ये एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दैट इज मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी जो कंडीशन है वो हमारे पास ये वाली है। अब इस कंडीशन से क्या मुराद है? देखें मैं आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है A, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 2 -1 एंड 4 3 4 एंड 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ, और ट्रांसपोज की कंडीशन क्या है कि हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम्स को रोज में। अब ये हमारे पास रो है 1 2 3, एक रो है, इसको अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ ये आ जाएगा 1
2 3। इसके बाद है 2 -1 एंड 4। तो इसको अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँ तो ये आएगा 2 -1 एंड 4। इसके बाद है 3 4 एंड 0। अगर इसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा 3 4 एंड 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसका ट्रांसपोज दिया है, और ट्रांसपोज लेने के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 2 -1 एंड 4 2 -1 एंड 4 3 4 0 3 4 0। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा कोई ऐसे मैट्रिक्स आ जाए कि जिनका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो चेंज नहीं होते, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा कि ये कंडीशन में लिखा भी हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने लगे हैं स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? वो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो कौन सा मैट्रिक्स है इसके बारे में हम बात करने लगे हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिखे हुए यहाँ पे a बराबर है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज दूं, इसका अगर मैं ट्रांसपोज दूं तो ट्रांसपोज आएगा इसका, रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, ये आ जाएगा 0 2 3। ये वाली रो थी, इसको कॉलम में कन्वर्ट किया। ये वाली रो है -2 0 एंड 1, और ये भी रो है -3 -1 एंड 0। इसका मैंने ट्रांसपोज तो ले लिया, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अगर मैं इसका साथ में माइनस भी लेके आपको दिखा दूँ, अगर इसका माइनस लिया जाए, किसका? ए का ही माइनस लिया जा रहा है, ट्रांसपोज करें तो ये आ जाएगा 0 -2 एंड -3। इसके बाद है 2 0 एंड -1 एंड 3 1 एंड 0। स्टूडेंट्स ऐसा एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव दोनों आपस में बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कंडीशन भी लिखी हुई है, ए ट्रांसपोज बराबर आ जाए किसके? -a के, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। याद रखें स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाला है, सिर्फ ये वाला। और क्यों? ये इसलिए है क्योंकि इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है? -a के बराबर आ रहा है। इसके बाद हम बात करने लगे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? हम कह रहे हैं a square matrix A is called a diagonal matrix of at least any of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। इस डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको डायगोनल का मीनिंग समझा दूं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डायगोनल क्या है? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डायगोनल का मतलब है एक तिरछी लाइन, एक तिरछी लाइन। अब इस तिरछी लाइन में अगर मैं देखूं, यहाँ पे हमारे पास जो मैंने आपके लिए एग्जांपल से रखी हैं, इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो तिरछी लाइन है, एक ये वाली बन रही है और दूसरी लाइन ये वाली बन रही है। हमें पहली लाइन को देखना है, दूसरी लाइन को हमें नहीं देखना। इसे कहते हैं हम डायगोनल। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की एंट्रीज कम से कम एटलीस्ट 1 एंट्री जो है, मतलब एक एंट्री जो है वो गैर जीरो या फिर आप कह रहे हैं नॉन जीरो होनी चाहिए। अब ये है यहाँ पे लिखा 2 और 3, उसने एटलीस्ट का वर्ड यूज किया। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक एंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी जीरो ना हो तो कोई मसला नहीं है। जैसे कि a बराबर है 2 0 0 3, पहले डायगोनल को चेक करना है, दूसरे को नहीं चेक करना। ये 2 और 3 यहाँ पे दोनों नॉन जीरो हैं। इसको समझने के लिए मैं आगे वाली डेफिनेशन भी क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये है, इसमें लिखा हुआ है a बराबर है 1 0 2 और 0। अब गौर करें, इसका अगर मैं डायगोनल चेक करूँ, इसके डायगोनल में एक जीरो है, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है। और अगर मैं तीसरे वाले की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो डायगोनल है इसमें दोनों जीरो हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, वो कह रहा है कि दोनों यानी कि सारी एंट्रीज डायगोनल की जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर एंट्रीज डायगोनल की सारी जीरो हो जाए तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्री डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। लिहाजा मैं कह सकता हूँ ये वाला हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल में सारे जीरो नहीं है, और ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें भी ऐसे ही है। अब इसकी बात करें तो ये वाला हमारे पास क्या कहलाएगा? ये एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं? जीरो हैं। इसके बाद हम बात करने लगे हैं स्केलर मैट्रिक्स की। कह रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स
एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कब कह सकते हैं? इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर इसके डायगोनल मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया है, अगर डायगोनल की तमाम एंट्रीज एक जैसी हो, जैसा कि यहाँ पे 1 1 k एंड k, डायगोनल में हम दूसरे वाले डायगोनल को नहीं चेक करेंगे, ये बार बार मैं वाज़ेह कर रहा हूँ बेटा, जहन में रखिएगा। 1 1 k एंड k, डायगोनल की एंट्रीज सेम होंगी तो हम इसे कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहा जाता है, उर्दू में इसे वहदानी कालम कहते हैं। वो कह रहे हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मैं एक बात और वाज़ेह करता चलूँ इस डेफिनेशन में, यहाँ पे जैसे हमने नल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि उसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता था, उसके लिए मुख्तस है वो वर्ड, इसी तरह आई इसके लिए मुख्तस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। और इसमें यहाँ पे डायगोनल में सारे 1 1 होंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, बाकी तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए, बाकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको सारी की सारी डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में सारी की सारी डेफिनेशंस ही हैं, उन्हीं को हमने सेट देखना है। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। देखें यहाँ पे मैंने आपको वाज़ेह किया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स एक ही होता है। वो कह रहे हैं आपने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है रो मैट्रिसेस की, कॉलम मैट्रिसेस की और नल मैट्रिसेस की। आपने पहले सवाल में आपने बताना है कि हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन सा है, यानी कितारी कॉलम या फिर कॉलमी कॉलम या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, इनके बारे में हमने वाज़ेह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप खुद कीजिएगा, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो हमें कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम डेफिनेशंस पे डिपेंड करता है। वगैरह फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने शनाख्त करनी है स्क्वायर मैट्रिक्स की, रो मैट्रिक्स की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, कॉमन मैट्रिक्स की और नल मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी हम यहाँ पढ़ चुके हैं, स्केलर इसकी भी पढ़ चुके हैं, एंड यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व करना है, और डेफिनेशंस हम बड़े अच्छे तरीके से डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस A B C and D and E when। आगे उसने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक या दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ आपको ये बताना है कि आपके पास नेगेटिव किस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है A इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करने लगे हैं। वो कह रहे हैं आपको नेगेटिव मैट्रिक्स बताना है। A इक्वल टू, इसकी एंट्रीज हैं 1 0 -1 1 0 -1। अगर मुझे A का -A लेना हो तो इसे भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने से हमारे पास क्या होगा, ये 1 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। 0 हमेशा 0 ही रहता है, इसके साथ ना तो नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं ना हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं प्लस का। 0 और ये वाला हो जाएगा -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने इनके साइन चेंज करने के बाद अपना नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल कर लिया। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर इसमें से क्वेश्चन लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। मैं एक क्वेश्चन उठा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो पार्ट नंबर 1 है A, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कह रहा है 0 1 and -2। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना हो तो स्टूडेंट्स कैसे आएगा, ये हमने डेफिनेशन में अच्छे से पढ़े हैं कि किसी भी चीज़ का किसी भी वैल्यू का अगर ट्रांसपोज लेना हो तो उसके ऊपर हम छोटा सा t लिखते हैं और t रिप्रेजेंट करता है कि हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे। ये t का मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको पता है, आपने डेफिनेशन बड़े अच्छे से की हैं
कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करना होता है। अब ये एक हमारे पास कॉलम है, इसको अगर मैं रो में कन्वर्ट कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 एंड -2। याद रखें माइनस को कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। अगर आप माइनस को कन्वर्ट करते हैं तो आप गलत कर देंगे, लिहाजा ये हमारे पास होगा ट्रांसपोज ऑफ ए। इसके बाद है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है वेरीफाई करना है आपने ए की वैल्यूज दी हुई हैं, बी की वैल्यूज दी हुई हैं, आपको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये किसके बराबर आना चाहिए ए के, या बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये किसके बराबर आना चाहिए बी के। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसमें से कोई एक पार्ट कर देता हूं, पहला ही कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 है ए इक्वल टू 1 2 0 1 1 2 0 1। अगर वो कह रहा है अब आपने प्रूव करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। स्टूडेंट्स ए तो आपके पास है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमें पता है कि हमें पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो है उसे सॉल्व करना होता है, तो पहले मैं इसका सिंपल ट्रांसपोज ले लेता हूँ। इसका ट्रांसपोज लेने लगा हूँ ए का, तो ए का ट्रांसपोज जब लिया जाएगा तो ये आएगा 1 2 एक रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और 0 1 भी एक रो थी, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ चुका है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज दोबारा से ले लूँ, बिकॉज यहाँ पे 2 बार ट्रांसपोज है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज दोबारा से ले लूँ तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब मुझे इसका ट्रांसपोज नहीं लेना, ट्रांसपोज लेना है मुझे इसका, तो ये कैसे होगा, ये आएगा, ये रो थी, इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 1 0, ये भी एक रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 2 and 1। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास दोबारा से हमारा क्वेश्चन बन चुका है जो कि ए के बराबर है। सो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको आज के क्वेश्चंस और आपकी आज की डेफिनेशन समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो हमें कमेंट कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए।